नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूं कि ये जो साल शुरू हुआ है ये सबके लिए मंगलमय हो और सबके लिए सुख शांति लाए, और ऐसी ही उम्मीद की जानी चाहिए सियासत में भी। लेकिन इस समय देश की जो सियासत है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले साल में कोई हमको सियासी शांति देखने मिलेगी। दरअसल हलचलें अभी से शुरू हो गई हैं। पिछला साल आप जानते हैं काफी उथल पुथल भरा रहा, और भारत में लोकसभा चुनाव हुए, मोदी को फिर से सत्ता में बैठने का मौका मिला। लेकिन इस बार सत्ता में बैठने के पीछे उनको दो लोगों ने खास तौर पर मदद की, एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। और इसमें नीतीश कुमार का ज्यादा सहयोग रहा इसलिए क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया, या उसकी जो पहल की, उसके सूत्रधार वो रहे विपक्षी गठबंधन को बनाने के। लेकिन उसी विपक्षी गठबंधन को उन्होंने चुनाव के कुछ समय पहले अलविदा कह दिया और वो आ गए एनडीए के साथ। और एनडीए में आने से बीजेपी को फायदा ये हुआ कि केंद्र में तो उसकी सत्ता बन ही गई, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में भी बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला। इसी बिहार से नीतीश कुमार ने, जब वो आरजेडी के साथ चले गए थे, तो बीजेपी को सत्ता से आउट कर दिया था और उसको विपक्ष में बैठना पड़ा था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को मौका दे दिया था और इस तरह बीजेपी फिर से आ गई बिहार की सत्ता में। लेकिन अब नीतीश बाबू फिर से चुप हो गए हैं, और उनकी जो चुप्पी है वो किसी बड़े तूफान, किसी बड़े हंगामे की तरफ इशारा करती है। और आज नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं नालंदा, और जब नीतीश कुमार नालंदा जाते हैं, नीतीश कुमार जब चुप होते हैं, जब जनवरी का महीना आता है, जब मकर संक्रांति पास आने लगती है, तो बिहार की सियासत में भी कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, ऐसा लगने लगता है। और इस समय यही हलचल हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के पिछले कुछ समय से जिस तरह के उनके बयान तो वो नहीं देते हैं, लेकिन वो चुप हैं, लेकिन उनके जो राजनीतिक दांव हैं उससे लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी को छोड़ सकते हैं और क्या वो फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अब उनके लिए उनको साथ लेना फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन ऐसी ही बात तो अमित शाह ने भी कही थी कि हम नीतीश कुमार के लिए, हमारे दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन दरवाजे राजनीति में कब खुल जाएं ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद महागठबंधन में फिर से नीतीश कुमार जा सकते हैं, या अगर वो नहीं गए तो क्या होगा? क्या बीजेपी उनको भारत रत्न का, जो उसने एक शिगुफा छोड़ा है, भारत रत्न देकर उनको किनारे कर देगी और उनका राजनीतिक वनवास या उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज देगी? ये सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं, और इस बीच तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। तो आज इन्हीं सारी सियासी हलचलों पर, और जिस पर पटना से लेकर दिल्ली तक जो सियासी खलबली मची हुई है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमरिंदु उपाध्याय जी। अमरिंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमरिंदु जी, नए साल की बहुत बहुत बधाई। कैसा लगता है आपको कि ये जो पिछला साल बहुत उथल पुथल हम लोगों ने देखी, लेकिन अब ये जो नया साल आने वाला है, क्या आ चुका है नया साल, क्या इसमें नीतीश कुमार फिर से कोई नया कारनामा कर सकते हैं? क्योंकि जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोला था मेरा आखिरी चुनाव है, फिर पिछले साल जब तक वो विपक्ष के साथ थे उन्होंने बोला अब 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब तेजस्वी यादव उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चाचा भतीजा में दूरी दिख रही है। लेकिन इधर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच भी एक अनकही नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली आए, वो नहीं मिले मोदी से, नहीं मिले नड्डा से, कार्यक्रम तय हुआ लेकिन फिर भी नहीं मिले और लौट आए पटना। उसके बाद जब अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, या जो नड्डा जी के घर ही जो बैठक हुई थी उस पर हम लोग ने चर्चा की थी, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। ये सारी चीजें जो हो रही हैं किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? क्या ये नया साल एक और पलटी का साल होगा? बिल्कुल समिता जी, जो गाना है ना कि जब रात का जब है मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा, तो कल जिस तरीके से दिन भर के घटनाक्रम चले उसको देखते हुए ये साफ समझ में आ गया कि आने वाला साल जो है वो 2024 से ज़्यादा उथल पुथल भरा होगा जी। 2024 एक तरीके से नरेंद्र मोदी का गुरूर तोड़ने का साल था समिता जी, और 2025 जो है वो लगता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने का साल साबित होगा। यानी 24 की जो तैयारियां शुरू हुई वो 25 में जाकर परवान चढ़ेंगी। और बिहार से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो ये साफ संकेत दे रही हैं
कि 2025 की शुरुआत ही जो है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत सारे संकट लेकर आ रही है। जी। बिहार में अगर कुछ चीज़ें बदल रही हैं तो उसका बिहार का सिर्फ बिहार पे असर नहीं पड़ेगा समिता जी, इसका असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और इसका असर महाराष्ट्र में भी पड़ेगा। जी। तो दोनों राज्यों में इसके साफ तौर पर असर देखने को मिलेंगे। नीतीश कुमार 25 दिसंबर को जो बैठक हुई एनडीए की उसमें नहीं पहुंचे, 29 दिसंबर को पहुंच गए दिल्ली और उसके बाद फिर उनका कार्यक्रम जो तय था प्रधानमंत्री से मिलने का, और बिना मिले हुए वापस लौटकर चले गए वो पटना। और पटना जाने के बाद फिर उन्होंने जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात भी की। और आज समिता जी सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों जो हैं वो नालंदा उनके गांव जो कल्याण बिघा है वहाँ पहुँचे हैं। तो अब ये क्या जुगलबंदी बन रही है कि गवर्नर से जाकर मिलते हैं और गवर्नर वहाँ बनाकर भेजे इसलिए गए थे कि वो नीतीश कुमार के लिए कुछ संकट पैदा करेंगे, इस तरीके की चर्चाएं थीं कि नीतीश कुमार के लिए संकट पैदा करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान को भेजा गया है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान समिता जी पुराने जो हैं वो जनता दली भी हैं और नीतीश कुमार भी उसमें उनके साथ थे। तो ये जो बीजेपी लगता है कि यहाँ पे एक गच्चा खा गई, क्योंकि जिस तरीके से सतपाल मलिक को बनाकर भेजा गया था और सतपाल मलिक से और नीतीश कुमार की कैसे ताल बैठी, तो बीजेपी यहाँ भी जो थी दूसरी गलती कर बैठी है। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के साथ सिर्फ इसलिए हैं कि बीजेपी उनका कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन मूल रूप से आरिफ मोहम्मद खान जो है वो जनता दली एक तरीके से है, ये समझा जा सकता है। और ये आप देखिए किस तरीके से दोनों के बीच जो है वो शॉल का आदान प्रदान एक तरीके से हो रहा है। तो ये आदान प्रदान शॉल का जो है, जो पुराने जाने वाले गवर्नर हैं और नए वाले गवर्नर जो हैं दोनों मौजूद हैं और नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुँचे हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने का समय तय होने के बावजूद नहीं निकाल सके, अब वो पटना लौटते ही जाने वाले गवर्नर से भी मिलते हैं और जो आ रहे हैं गवर्नर उनसे भी मिलते हैं, और सिर्फ मिलते ही नहीं हैं बल्कि एक तरह से कहा जाए आज जो है वो गवर्नर के साथ अपने गांव जाने का कार्यक्रम भी बना लेते हैं। तो इसका मतलब समिता जी कोई बड़ी खिचड़ी पक चुकी है और गवर्नर शायद अब इस तरीके से बीजेपी का समर्थन देते हुए नज़र नहीं आएंगे जिस तरीके से पहले के गवर्नर ये समर्थन देते हुए नज़र आए हैं। यहाँ ये बात साफ तौर पे समझ में आ रही है कि गवर्नर की भूमिका जो होती है और गवर्नर की भूमिका को लेकर के जिस तरह की बातें चलती रहती हैं, तो गवर्नर की भूमिका अपनी जगह है, लेकिन गवर्नर जिस तरीके से आज मतलब साल के शुरू में पहले ही दिन नीतीश कुमार के साथ उनके गांव पहुंचे हैं, तो खिचड़ी तो कोई बहुत तगड़ी जो है समिता जी वो पकी है और ये देखना होगा कि किस तरीके की खिचड़ी जो ये आगे चलकर तैयार होती है। तो दूसरा, कल जो सम्राट चौधरी मिले जा करके नीतीश कुमार से, और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो सम्राट चौधरी मिलने के बाद और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने जो बीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन वगैरह हुआ उसमें एक तरीके से नीतीश कुमार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि ये एक स्वायत्तशासी संस्था है। तो नीतीश कुमार ने इसका मतलब पूरे चाक चौबंद इंतज़ाम कर लिए हैं कि वो जब पलटी मारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कोशिशें करें तो वो कोशिशें कामयाब भारतीय जनता पार्टी की बिहार में ना हो, बल्कि नीतीश कुमार जो असर डालेंगे वो केंद्र की सरकार पर और कई राज्यों में उसका असर देखने को मिलेगा। आगे आगे देखिए बहुत कुछ पकता जाएगा। साल के शुरुआत का पहला दिन ही जो है वो बिहार से इस ठंडी में बहुत तेज़ राजनीतिक तापमान को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है सविता जी। जी बिल्कुल, देश में एकदम इस समय शीतलहर चल रही है, कई जगह कोहरा है और बिहार में जो कोहरा है वो कब छटेगा ये अब समझ में नहीं आ रहा है। क्या 14 जनवरी मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व मनाने के बाद, दही चूड़ा खाने के बाद क्या ये थोड़ा सा धुंध छट पाएगी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी जो है खरमास चल रहा है और जो लोग यकीन रखते हैं इन सारी बातों में वो इस समय कोई बड़ा कदम या मतलब महत्वपूर्ण फैसला कर भी लेते हैं तो उसको अमल में नहीं लाते हैं। और इस समय ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी शायद कुछ इंतजार कर रहे हैं और वो जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो उसके बाद नीतीश कुमार भी अपना कुछ चाल बदले, पलटी मारे, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि आज जब वो पहुंचे हैं अपने गांव, पैतृक गांव, तो उनका अपना निजी पारिवारिक कार्यक्रम मतलब उसमें वो पहुंचे हैं अपनी माँ के उसमें, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान का उनके साथ जाना ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अमूमन राज्यपाल जो है वो साल का पहला दिन, अभी उन्होंने कल पदभार ग्रहण किया है, आज वो राजभवन में रहते और आराम से सारे लोगों से मिलते, ये सारी चीजें होती, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ चले गए उनके पैतृक गांव। तो इससे समझ में आ रहा है कि बिहार में कोई बड़ी हलचल हो रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव भी
अपनी एक नई लकीर खींचने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसा उनका बयान भी आया था कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो लोग टिप्पणियां करते थे, अब वही लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं? यानी अब तेजस्वी यादव थोड़े तल्ख टिप्पणियां करने लगे हैं। और आज उन जो राष्ट्रीय जनता दल का जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स का जो हैंडल है, उस पर अगर हम देखें तो तमाम जो ट्वीट्स हैं वो इस तरह के हैं कि इस साल जो है नो पेपर लीक, नो पर्चा लीक, नो महंगाई, नो बेरोजगारी, इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं जिसमें पूरा पूरा एनडीए और बीजेपी पर हमला हुआ है। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट भी आया है। क्या लिखते हैं तेजस्वी यादव, उसको देख लेते हैं। ये इस एक वीडियो के साथ तेजस्वी यादव ने इसमें लिखा है कि बिहार में नया साल तब होगा जब ये जुल्म ढाने वाली एनडीए सरकार जाएगी और नई सरकार आएगी। ये तेजस्वी यादव ने लिखा। ये कल का मतलब 12 घंटे पहले का उनका ट्वीट था। और उसके बाद एक नया ट्वीट तेजस्वी यादव ने लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि नया साल बिहार के लिए नई उमंगें, नई आशाएं लेकर आ रहा है। नए साल 2025 में हम नई सोच, नई शक्ति, नए जोश, नए उत्साह, नए साहस और नए संकल्प के साथ बिहार को नई दिशा और नई मंजिल तक ले जाने का वचन लेते हैं। बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हमें एक सूत्र, एक बंधन में बंधकर एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए जी जान से काम करना होगा। हमारा एक होना ही एकमात्र मंत्र है बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का। तो पहले पैराग्राफ में नए की आवृत्ति, दूसरे पैराग्राफ में एक की आवृत्ति। ये नया और एक क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव एक तरफ दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरा एक है, नीतीश कुमार के जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एनडीए में दरारें दिख रही है। इंडिया गठबंधन अभी तक ये तय है कि चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेगा और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे। एनडीए का क्या हाल होगा ये पता नहीं। और जितना नए नएपन की बात उन्होंने अपने ट्वीट में की, अमलेंदु जी, क्या लग रहा है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, या वो जिस तरह से एकदम मैदान में डटे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। यात्रा नीतीश कुमार भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो संवाद नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव संवाद भी कर रहे हैं और अपने मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। दोनों के बीच किस तरह का आप देखते हैं इस समय, किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है? देखिए सुमित्रा जी, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए कि उसकी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी चुगली करता हुआ तेजस्वी यादव का ट्वीट भी है। वो ये तो कह रहे हैं कि ये एनडीए सरकार जाएगी, मगर ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे। नीतीश कुमार के जाने की कोई भी बात किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव ने नहीं की है अपने उस ट्वीट में। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं, इसको साफ तौर पे समझा जा सकता है। अत्याचारी एनडीए सरकार तो बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि चूंकि मंत्रिमंडल है उसमें बीजेपी शामिल है तो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार तो अत्याचारी है। लेकिन वो जो उसके साथ उन्होंने जो पूछा कि भाई जो लोग इनका मानसिक स्वास्थ्य खराब बताते थे, अब वो क्या कह रहे हैं कि आप ठीक हो गए हैं, तो ये भी सवाल पूछ लिया तेजस्वी। इसका मतलब दोनों तरफ से देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर हल्का हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए को जो है वो अत्याचारी सरकार बता रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी सरकार बता रहे हैं। ये कहीं नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार जो है वो उनकी सरकार जाएगी और नई सरकार आएगी। नई सरकार तो आएगी ये बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं आएगी या नीतीश कुमार सरकार में नहीं आएंगे। तो ये साफ तौर पर समित्र समझाया जा सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है और जिस तरीके से दोनों की यात्राएं चल रही हैं, यात्राओं के बीच में भी बहुत सारे संगम जो है वो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो यात्राएं हैं, पहले वो कई बार यात्राओं का रूट बदला, फिर नाम बदले, 3 बार उस यात्रा के नाम बदल चुके। लेकिन तेजस्वी यादव भी अपनी लगातार यात्रा पर हैं और जनता से संपर्क कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार जनता से संपर्क नहीं कर रहे हैं, जनता दरबार लगाते हैं। आज भी उन्होंने गाँव में जाकर के अपनी जनता की समस्याएँ सुनी हैं। समस्याएँ सुन रहे हैं यानी वो अभी भी मुख्यमंत्री के तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं, वो जनता से संपर्क नहीं कर रहे हैं। बाकी उनका भी जो ट्विटर हैंडल है समित्र जी, चाहे वो नीतीश कुमार का और चाहे वो जनता यूनाइटेड का, वो सब यही कहता हुआ नज़र आता है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। ये लगातार किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किया और फिर से नीतीश कुमार क्यों आएंगे नीतीश कुमार।
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये कहने को तैयार नहीं है फिर से नीतीश कुमार बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। बीजेपी का कोई नेता इस बात को खुलकर नहीं बोल रहा है। अमित शाह तो खुलकर ये बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, तो नीतीश कुमार अपने जो उनके जो सिद्धांत हैं उनसे समझौता करके भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहेंगे। दूसरे सर मित्रा जी, दो बड़ी घटनाओं की तरफ ध्यान दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो ये बताता है कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब बीजेपी के साथ सरकार बनी नीतीश कुमार की, उसके बाद विधानसभा में विधायकों पर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके थोड़े ही समय बाद फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी, आरजेडी के साथ चले गए। ये अभी जो फिर लाठियाँ चली हैं बीपीएससी के छात्रों पर, तो ये भी संकेत दे रही है कि वो समय आ गया है। मतलब बीजेपी जब जब लाठी चलवाती है उसके बाद नीतीश कुमार के अंदर का समाजवादी जो है वो जाग जाता है और फिर वो समाजवादियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये लाठियाँ जो हैं ये लगता है कि ये भी एक तरीके से कहा जाए ये इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोकने का काम जो हुआ है। और जिस तरीके से बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया पूरे विपक्ष ने, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे पप्पू यादव हो, सबने जो था वो बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और एक तरीके से नीतीश कुमार को बचाने का काम किया। तो ये साफ समझा जा सकता है समिता जी कि बहुत कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। पटना में जो नीतीश कुमार ने नया दांव चला है और आज जिस तरीके से गवर्नर को साथ लेकर अपने गांव पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है कि लंबा रास्ता है, गांव में मेल मुलाकात भी होगी, चाय भी साथ पियेंगे, खाना भी खाएंगे, सब कुछ होगा, तो बातें बहुत सारी होंगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आरिफ मोहम्मद खां पुराने जनता दली भी हैं, तो ये भी जो है मोदी जी को याद रखना चाहिए कि आपने गवर्नर जो है वहाँ गलत नियुक्त करके भेज दिया है। केरल में ठीक थे आरिफ मोहम्मद खां, केरल में उनसे काम लिया जा सकता था क्योंकि वहाँ कम्युनिस्टों के साथ आपका था तो आप वहाँ की सरकार को परेशान कर सकते थे। लेकिन बिहार में अगर आपने आरिफ मोहम्मद खां को ये सोचकर भेजा था कि वो नीतीश कुमार को परेशान करेंगे, तो वो ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार को परेशान नहीं करेंगे जैसा कि सत्यपाल मलिक ने नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बड़ी चूक कर गए हैं आरिफ मोहम्मद खां को बिहार का गवर्नर बनाकर। और इस मौके को एक तरीके से देखा जाए नीतीश कुमार ने लपक लिया है और आज आरिफ मोहम्मद खां का नीतीश कुमार के साथ जाना और जाकर वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होना, उनके घर, उनके पैतृक घर में जाकर, ये बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि खिचड़ी जो है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। और इस खिचड़ी का जो ढक्कन जो है वो खिचड़ी का जब पर्व आएगा 14 जनवरी, उसके आसपास जो है वो उठा दिया जाएगा और तब बिहार से जो तूफान उठेगा वो दिल्ली तक हिलाकर रख देगा। फिलहाल जो नीतीश ने दांव चला है उससे पटना से लेकर और दिल्ली तक जो है वो खलबली साफ तौर पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल। और बिहार की राजनीति इस समय पूरे देश का ध्यान खींच रही है क्योंकि चुनाव तो है ही वहां पर, और दूसरी बात ये भी है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा केंद्र की सत्ता पर। केंद्र में 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार अगर वो नाराजगी दिखा देते हैं और इससे अगर एकनाथ शिंदे को भी प्रेरणा मिल जाती है कि वो भी कोई ऐसा साहस दिखा दें, तो फिर मोदी की सत्ता को काफी झटका लगेगा। और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। आपने जो जिक्र किया अमरिंदर जी की, कैसे मोदी ने गलती कर दी आरिफ मोहम्मद खान को भेजने के, और हम देखते हैं कि जब भी चुनाव के पहले इस तरह गवर्नरों की अदला बदली होना, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना, उससे समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार किसी न किसी तरह अपना मकसद साधने के लिए, यानी बीजेपी सत्ता पर अपनी होल्ड बनाए रखने के लिए उसने राज्यपाल को वहां नियुक्त तो कर दिया, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान क्या बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो पाएंगे या दूसरे सत्यपाल मलिक बन जाएंगे, ये देखना होगा। और अभी सत्यपाल मलिक के खुलासों से जैसे बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, जो कश्मीर को लेकर उन्होंने खुलासा किया था और सबसे पहला हमारे चैनल पर ही वो खुलासा किया था, उसको लेकर जैसे फंसी है बीजेपी। अब अगर आरिफ मोहम्मद खान भी अगर कुछ वैसा ही काम करें तो फिर बीजेपी की को मोदी के लिए वैसे ही सत्ता पर बहुत सारे खतरे हैं और उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चिराग पासवान जो खुद को हनुमान बताते रहते हैं, वो अभी भी अपने आप को उसी तरह से साबित करने में लगे हैं। आपने बताया कि कैसे चाहे प्रियंका गांधी का, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का, यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी थोड़ा बहुत बोला नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन आखिर में सारा ठीकरा जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसका ठीकरा फोड़ा बीजेपी पर।
और अभी अभी का जो उनका ट्वीट है उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि अत्याचारी एनडीए सरकार, नीतीश सरकार ना बोलकर एनडीए सरकार वो बोल रहे हैं, यानी उसमें बीजेपी को वो शामिल बता रहे हैं। और ये भी सवाल उन्होंने उठाया था कि जब हम सत्ता में थे तो हमने भी नौकरियां दी, हमने भी पर्चे करवाए, लेकिन कभी तो पेपर लीक नहीं हुआ, इनके आते ही कैसे पेपर लीक होने लगा। तो वो बीजेपी पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं, यानी बीजेपी यहाँ घिर रही है। लेकिन चिराग पासवान का जो परसों का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैंने नीतीश कुमार से बात की और मैंने कहा कि आप उनसे इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होनी चाहिए। और फिर वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जिन लोगों ने भी छात्रों पर ऐसी लाठी बरसाई है, पानी की बौछारें की, वो गलत है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी यहाँ चिराग पासवान नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने एक मांग रख दी कि आप पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करिए। हालांकि लोजपा का एक भी सदस्य इस समय विधान परिषद विधान सभा में नहीं है। ऐसे में अमलेंदु जी, क्या ये जो आने वाले चुनाव में अब लोजपा अपने लिए जगह तलाश रही, क्योंकि ठीक है केंद्र में आपकी भागीदारी हो गई है और यहाँ आप राज्य में भी आप अपने आप को भागीदार बताते हैं। उन्होंने कहा है चिराग पासवान ने कि हम यहाँ सत्ता में भागीदार हैं, लेकिन आप कैसे भागीदार हैं जब आपके पास एक भी विधायक नहीं है। तो और ऐसे में चुनाव आने वाले हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने काफी मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी नीतीश कुमार के लिए। इस बार चिराग पासवान क्या करेंगे और कैसे नीतीश कुमार पशुपति पारस के जरिए क्या कोई खेल यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए समिता जी, नीतीश कुमार पहले ही दांव चल चुके हैं चिराग पासवान को साथ लेकर आने का, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां थी वो दूर हो चुकी हैं और नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब एक हो चुके हैं। ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी और उनके चाचा को अलग किया और चिराग पासवान को अलग किया, और सिर्फ अलग ही नहीं किया बल्कि चिराग पासवान का बंगला छीना गया दिल्ली में और उनका सामान सड़क पर निकाल कर फेंका गया। रामविलास पासवान का चित्र और भारत का संविधान दोनों थे वो सड़क पर पड़े हुए दिखाई पड़े और वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद चिराग पासवान को एक चीज़ समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है और चिराग पासवान की भी सगी नहीं है। उन चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बर्ताव किया कि जिन रामविलास पासवान के साथ आने की वजह से ही एनडीए का जो था वो एक माहौल बना था 2014 में। उसके बाद फिर रामविलास पासवान लगातार उनके साथ रहे और उनके साथ ये बर्ताव किया, तो ये किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इधर जो पशुपतिनाथ पारस हैं, उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसको पटना में एक कार्यालय आवंटित था और वो कार्यालय जो आवंटित था उसका आवंटन रद्द कर दिया गया। तो ये नीतीश कुमार ने संकेत दिया रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस की पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द करवाकर चिराग पासवान को ये संदेश दिया कि आप और हम अब एक हैं और अब इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। मतलब ये बीजेपी के साथ रहे होंगे, जिनके साथ जो हुआ होगा वो होगा, हम अब आपके साथ हैं। ये संकेत एक चिराग पासवान को दे दिया गया। इधर जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया और ये समझ में आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हिल जाएगी और बिहार में एक मजबूत ताकत बनकर दोनों दल जो है वो उभर सकते हैं और एक मजबूत ताकत हो सकते हैं। और सोने पे सुहागा अगर ये भी हो जाए कि उसमें तेजस्वी यादव भी आकर मिल जाएं तो फिर क्लीन स्वीप एक तरीके से होगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी और इसका प्रभाव सीधा सीधा दिल्ली पर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भी जो है वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये बात समझ में चिराग पासवान को आ रही है। चिराग पासवान भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल फिर उनके साथ भी वही करेगी जो उसने पहले किया था उनके साथ में, और जो एकनाथ शिंदे के साथ किया या दुष्यंत चौटाला के साथ किया, इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी फिर कर सकती है। दूसरा, जो 1.5 महीना पहले, लगभग 2 महीना पहले जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई तेजस्वी यादव के साथ और उसके बाद फिर चिराग पासवान को संदेश देने के लिए चिराग पासवान के बहुत नज़दीकी हैं हुलास पांडे, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल के अध्यक्ष भी रहे, उनके घर जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई उससे भी चिराग पासवान को संदेश मिल गया कि बीजेपी अपनी जो निम्न हरकतें हैं उन पर उतर आई है। और ये चिराग पासवान को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम इधर उधर होगे तो हम ईडी के जरिए तुमको परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिराग पासवान भी ये समझ रहे हैं और नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से जानते हैं, विपक्ष के और लोग भी जानते हैं कि अब ईडी और सीबीआई की वो ताकत नहीं रही है, चूँकि नरेंद्र मोदी अल्पमत के प्रधानमंत्री हैं। और अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों समर्थन वापस खींच लेते हैं तो ईडी की वो हिम्मत नहीं है कि जाकर के वो
सांसदों की खरीद फरोख्त कर सके, क्योंकि तब परिस्थितियां दूसरी होंगी और ईडी के अफसरों को भी ये रहेगा कि जो नई सरकार आएगी पलट के, वो ईडी के उन अफसरों को ठीक कर देगी, बिल्कुल दुरुस्त कर देगी, जो नरेंद्र मोदी के लिए सांसद जुटाने का काम या सांसद खरीदने का काम करेंगे। तो ईडी और सीबीआई भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और जो राजनेता हैं वो भी समझ चुके हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी इस समय कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, बैसाखियों पर टिके हुए प्रधानमंत्री हैं, तो अपनी बैसाखियों को लात नहीं मार सकते, उनकी क्षमता नरेंद्र मोदी की नहीं है। और बैसाखियां अगर हट जाएंगी तो बैसाखियां उनकी जो है वो दूसरी टांग भी भारतीय जनता पार्टी की तोड़ सकती हैं, यानी उन्हें सरकार से गिरा सकती हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अब नीतीश कुमार जो दांव चल रहे हैं और चिराग पासवान से जिस तरीके से उनकी दोस्ती की खबरें भी आ रही हैं, और चिराग पासवान ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की और मतलब उन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश की, किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री को उन्होंने दोषी ठहराने की कोशिश नहीं की। जबकि इससे पहले होता था तो चिराग पासवान के सुर नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगलते हुए होते थे। वो जहर उगलना चिराग पासवान का बंद हो चुका है नीतीश कुमार को लेकर। तो नीतीश का जो नया दांव है, इससे दिल्ली से लेकर और पटना तक ज़बरदस्त खलबली मची हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे नई समीकरण बन रहे हैं जिनका प्रभाव जो है देश की राजनीति पर पड़ना तय है। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल, नीतीश कुमार बहुत चुपचाप काम करने के वो सिद्धहस्त हैं और इस समय ऐसा लग रहा है कि वो जितने चुप हैं उतना ही भीतर भीतर उनके मन में कोई गणित वो तैयार हो चुका है, उसका परिणाम वो जानते हैं कि क्या निकलने वाला है और इसी के लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार चुप होकर अपने काम में लगे हुए हैं। चिराग पासवान के बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी और यही चिराग पासवान थे जब बिहार में पुल जब गिर रहे थे, बहुत सारे पुलों का गिरना जब सिलसिला चला था, तब उन्होंने नीतीश कुमार को ये लिखा भी था कि ये भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और वो उन्होंने मतलब तब भी इस तरह से वो चाल चली थी। लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो है वो कमजोर हो रही है, मोदी जो है वो कमजोर हो रहे हैं और मोदी की कमजोरी का एक बड़ा नमूना अब शायद मणिपुर से भी सामने आया है। जब वीरेंद्र सिंह ने माफी मांगी है, उन्होंने जिस तरह से वो पूरा एक अपना माफीनामा जो कहा है, जारी किया है, उससे समझ में आ रहा है कि मणिपुर को लेकर जो अभी तक टालने वाली चीज चल रही थी और हम माफी नहीं मांगेंगे वाला एक जो अकड़ हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम वीरेंद्र सिंह ने माफी मांग ली, लेकिन मोदी कब माफी मांगेंगे, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी बिहार में तो मोदी फंसी रहे थे, मणिपुर जहां पर वो झांकने की भी जहमत नहीं उठाते, वहां से भी अब एक ऐसी खबर आ गई जिसमें वो फंस रहे हैं। इसको लेकर मनोज झा जो राजद सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। कुछ हुआ है उसको भूल करके नई शुरुआत करने का वक्त है। देखिए, एक बात तो मैं कहूं, दिस सॉरी शुड हैव कम अर्लियर, ये पहले आना चाहिए था। पश्चाताप बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है, बहुत अच्छा मूल्य है। आपने डिनायल मोड में रखा। आज तकरीबन 19-20 महीने के बाद आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और आपकी सॉरी से रप्चर्ड रिलेशनशिप को क्या फायदा होगा। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलिटी, पीस, ये आज की अहम जरूरत। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, बहुत हो गया प्रधानमंत्री जी, आपका एक विजिट बनता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी से हीलिंग होगी। आप क्यों अपने देश के एक सूबे को ये डिनाई कर रहे हैं, ये मेरे लिए चिंता का विषय। सर, जो 19 महीने में जो खाई एक और जिस तरह की हिंसा हुई है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है जो वहां पे सत्ता में जो दल है और जो प्रधानमंत्री? देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, माइती और कुकी समुदाय का अगर आप इतिहास देखें, ऐसे क्षण आए हैं लेकिन इतना लंबा नहीं। और रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी के लिए जस्टिस बहुत अहम चीज है। न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना, दोनों चीजें, उससे हीलिंग होती है। और उसमें वहां की हुकूमत और केंद्र की भी हमारी सरकार नाकामयाब रही। अमरिंदर जी, यहाँ पर मनोज झा ने काफी जरूरी बातें कही हैं और लेकिन खास बात यह है कि यहाँ भी उन्होंने मणिपुर में जो वीरेंद्र सिंह जिन्होंने माफी मांग ली तो ठीक है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है पहला जिम्मा उन्हीं का है। लेकिन आखिर में जिम्मेदारी आती है मोदी पर, और मोदी पर ये जो सवाल उठे हैं, ये सवाल केवल मणिपुर को लेकर ही नहीं है, ये बाकी देश को लेकर भी लागू होते हैं। और हम
इस समय चूंकि हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार में भी जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ छात्रों पर, और हमने पहले भी चर्चा की थी कि जितना यहाँ इस सरकार को पेपर लीक सरकार कहा जाने लगा, मतलब कोई और होता तो उसको काफी इस पर शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस युवा वर्ग को 2 करोड़ रोजगार की बात आपने की, आज उसके लिए आपके पास रोजगार नहीं है, और जो रोजगार के थोड़े बहुत जो जरिया था, जो साधन था कि हाँ आप परीक्षा दे सकते हैं, उसका रिजल्ट आएगा और आप काबिल हुए तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उस पर भी अब किस तरह से एक भ्रष्टाचार का पूरा जो जाल है वो बिछ चुका है, ये नजर आ रहा है। बिहार में ये जिस तरह की बात हुई है, लाठीचार्ज की बात, और अभी जो मनोज झा ने कहा, जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि भाई आप जाइए वहां, आप अपने एक सूबे को मणिपुर को लेकर कह रहे हैं, क्या ऐसी ही बात बिहार पर भी लागू नहीं होती? और जब मोदी की बात निकली तो हम अभी जो उन्होंने नए साल पर जो शुभकामनाएं दी, उसमें वो लिख रहे हैं कि मे दिस ईयर ब्रिंग एवरीवन न्यू अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस एंड एंडलेस जॉय, मे एवरीबॉडी बी ब्लेस्ड विद वंडरफुल हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये वो लिख रहे हैं। अब ये शुभकामनाएं देना तो बहुत औपचारिकता है, लेकिन सब जानते हैं कि ना समृद्धि हवा से टपक जाएगी, ना लोगों को रोजगार जो है ऊपर से कहीं से मिल जाएगा। इस सब के लिए सरकार को ही काम करना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री ये लिख रहे हैं कि सबको नए अवसर मिले, सबको नई सफलता मिले, सबको अंतहीन खुशियां मिले, तो उस सबको लाने के लिए वो कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जैसा तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, और आरजेडी का जो ट्वीट्स का एक लंबा सिलसिला चला कि हर इसमें वो बता रहे हैं कि अब ना भ्रष्टाचार होगा, ना महंगाई होगी, ना बेरोजगारी होगी, ना लाठीचार्ज होगा, ना पेपर लीक होगा, अगर आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो। ऐसे में क्या यहाँ पर मोदी और बीजेपी बिहार में एकदम कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए समिता जी, बीजेपी ने कोशिशें बहुत की थी कि बिहार में वो मजबूत हो जाए और अपने दम पर अकेले सरकार बनाए, और जिस तरीके से उनका विजय कुमार सिन्हा का वक्तव्य आया कि साहब वो अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब यहाँ बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। तो यानी बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल में एक शूल बनकर जो है वो चुभ रहा है लगातार, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इधर जो गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकाली गई और उस यात्रा के जरिए जिस तरीके से बिहार में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई, हालांकि नीतीश कुमार ने उसको अपनी नाराज़गी जताकर रुकवा दिया बीच में, लेकिन उससे भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि वहाँ भी वो उसी तरीके की चीज़ें करें जो उसने और राज्यों में की हैं और वहाँ वो कर सके। लेकिन नीतीश कुमार समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और इसके दुष्परिणाम आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी करना तो वो सब कुछ चाहती है, ये चाहती है कि अपने दम पर वहाँ सरकार बन जाए। इसीलिए जो जिस तरीके से वो सब चीज़ें हो रही हैं, इस पर नीतीश कुमार की पैनी निगाहें बनी हुई हैं, और नीतीश कुमार जो है जो फैसला ले रहे हैं, जो सूचनाएं हैं कि वो बहुत जल्द फैसला लेंगे, और जहां तक है मकर संक्रांति पर जो कोई घोषणा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो किस तरीके से अलग हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार बहुत लंबा सोचकर चल रहे हैं, बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं नीतीश कुमार। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जब चाल चलते हैं तो पहले से उसका कोई आभास जो है वो नहीं होने देते हैं, यकायक जो है वो कोई वो घोषणा करते हैं। तो ये सब सामने आ रहा है। तो नीतीश कुमार कर तो बहुत कुछ रहे हैं और इसके परिणाम जो है बहुत जल्दी ही सबको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जिस तरीके से चीज़ें सब बिहार में डेवलप हो रही हैं शर्मिता जी, ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार बहुत कुछ तय कर चुके हैं, केवल एक घोषणा होना बाकी रह गई है। बाकी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी नाराज़गी जताई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो मुखर होकर अपनी बात पे कहते रहे हैं, और उन्होंने बीच बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिशें की, तो ये सब एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भूमिका बनाई। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने साथ दिया, उस साथ देने के साथ ही उन्होंने भूमिका भी तैयार कर ली कि हम जब बीजेपी को छोड़ेंगे तो हमको क्या क्या आरोप लगाने हैं। तो उन आरोपों में ये है कि हमने तो मोदी जी के पैर छूना भी, देखिए हमने सबके सामने पैर 2-2 बार छूने की कोशिश की। बिहार के विकास के लिए हम उनसे गिड़गिड़ाए, हमने कहा प्रधानमंत्री जी बिहार पिछड़ा राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, आर्थिक पैकेज दे दीजिए। सरकार हमारे दम पर चल रही है, बिहार के दम पर चल रही है। बिहार से अगर एनडीए की सीटें नहीं आई होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और उसके बाद भी जो है देखिए मोदी जी ने हमारे साथ क्या किया, बिहार के साथ क्या किया है। तो बिहार के विकास के लिए हम जो है वो एनडीए से अलग हो रहे हैं, ये बात नीतीश कुमार कहते हुए सुने जाएंगे। दूसरा कहते सुने जाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखिए देश का संविधान दिया, दलितों वंचितों के मसीहा थे, और बाबा साहब के लिए अमित शाह ने किस तरीके की बातें कहीं। हमने तो इनसे कहा था कि आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगा ही नहीं, तो हम कैसे इनके साथ हैं? हम तो बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते ना।
तो आप जानते ही हैं, तो आप जानते ही हैं कहकर और नीतीश कुमार कह देंगे आप जानते ही हैं, और मोदी जी नमस्ते टाटा बाय बाय नीतीश कुमार बोल देंगे। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार अकेले टाटा बाय बाय नहीं बोलेंगे, साथ में चिराग पासवान भी टाटा बाय बाय बोलेंगे, एकनाथ शिंदे भी टाटा बाय बाय बोलेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है सुमित्रा जी, वहाँ जो अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल ने जिस तरीके से कल एक सार्वजनिक पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर, और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के 2 करीबी अफसरों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये लिखा है कि सरदार पटेल का वंशज हूँ, डरता नहीं हूँ, लड़ने में आगे यकीन रखता हूँ, और सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो भी मेरे साथ है, यानी उन्होंने भी मोर्चा एकदम से खोल दिया है। और दूसरी बात ये कि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार एक ही बिरादरी के हैं, एक ही जाति के सजातीय हैं, और महाराष्ट्र में मराठा जो है वो कुर्मी जो कहे जाते हैं, वो भी बिल्कुल नज़दीक जो है कुर्मी समुदाय के समझे जाते हैं। तो नीतीश कुमार जो एक तैयारी कर रहे हैं वो व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर नीतीश कुमार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो सिर्फ बिहार में ही कच्चा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से चोट पहुँचाएंगे, संसद में भी, विधानसभा में भी, और राष्ट्र की राजनीति में भी नीतीश कुमार ये बड़ा खेल करने जा रहे हैं। बस इसकी घोषणा होना बाकी है। बाकी जिस तरीके से वो दांव चल रहे हैं उससे साफ तौर पर समझा आता है कि खलबली भारतीय जनता पार्टी में पटना से लेकर दिल्ली तक मची हुई है। कल सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं, ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी ने कहा है कि मिलकर चीज़ें संभालने की कोशिश करो, लेकिन वो चीज़ें संभलेंगी कि नहीं संभलेंगी ये आने वाला समय बताएगा। समिता जी जी बिल्कुल, राजनीतिक ही नहीं, इस समय सामाजिक समीकरण भी मोदी के खिलाफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर पर जब बाबा अंबेडकर के अपमान के बाद शाह ने उन पर माफी नहीं मांगी, बल्कि इस मुद्दे को पूरे तरह से डाइवर्ट किया, और अब वो मुद्दा ऐसा बीजेपी को लगता है कि दब गया है, लेकिन चुनाव आएंगे और ये मुद्दा फिर से उठ खड़ा होगा। और जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार ये बोल सकते हैं कि भाई बाबा साहब के अपमान पर मैं चुप कैसे रह सकता था और कैसे बीजेपी के साथ बना रह सकता था, क्योंकि इसी तरह से उन्होंने जब मोदी की उम्मीदवारी तय हुई थी पीएम पद की, तो उन्होंने ये सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर कि भाई हम जो सद्भावना बनाकर रख सके, मैं उसके साथ कैसे जा सकता हूँ, इस नाम पर नीतीश कुमार एनडीए से तब अलग हो गए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर वो फिर से अलग होते हैं। और जैसा कि आशीष पटेल ने, जो आपने जिक्र किया सरदार पटेल के वंशज होने का, उन्होंने खुद को दावा किया और ये भी बोला है कि अगर सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स पर होगी। यानी वो सीधे सीधे योगी सरकार को और उनकी पुलिस को कटघरे में अभी से खड़ा कर चुके हैं। तो आशीष पटेल का ये जो दांव है, उधर एकनाथ शिंदे का जिक्र आपने किया, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी परेशान है क्योंकि उनको भी बीजेपी ने कहा गया कि उनके जो हम के सूत्रों का कहना था कि हमको दिल्ली में भाव नहीं दिया, बीजेपी नेताओं ने हमसे मुलाकात नहीं की और इसलिए अब हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू को भी शायद दिल्ली में बीजेपी को नहीं दे रही है। और नीतीश कुमार की जहां तक बात है, जैसा उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा, यानी अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं इंडिया गठबंधन या वो आरजेडी से हाथ मिला लेते हैं, तो क्या अमलेंदु जी ये संभावनाएं बन सकती हैं कि बिहार में तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो और जो नीतीश कुमार की दिली तमन्ना है कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके लिए कई बार मांग उठी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने, और वो इंडिया गठबंधन में भी इसी नाम पर शायद नाराज थे कि मेरा नाम कन्वीनर के तौर पर आगे नहीं आ रहा है, और वो पता नहीं उनका मन नहीं लगा, वो अलग चीज थी। लेकिन अगर अब ऐसा कोई समीकरण क्या बन सकते हैं कि केंद्र में भी नीतीश कुमार को कि चलो आपको हम पीएम का चेहरा बनाते हैं और उधर आप तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाएं, और ऐसा कोई बड़ा उलटफेर होते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए ये अब एकदम आखिरी मौका है। जैसे आडवाणी जी चूक गए 2004 में, तो फिर उनकी पूरी जो राजनीति है वो मार्गदर्शक बनकर ही रह गई और अब तो क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और यही चीज नीतीश कुमार के साथ है। जिस तरह से गिरिराज सिंह ने उनको भारत रत्न देने की मांग की, उसके बाद ये संजय झा वगैरह सारे लोग, भारत रत्न देने का मतलब है कि आपको अब हम ससम्मान घर पर बैठाना चाहते हैं, यही ऐसा लग रहा है। और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव के पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया अति पिछड़ा वर्ग को साथ लेने के लिए, अभी नीतीश कुमार को इसी तरह का। क्या बीजेपी ऐसा खेल खेल रही है कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, बस अब आप घर पे बैठिए, अब आप अपनी राजनीति छोड़िए, और नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे क्या, या वो
पीएम बनना चाहेंगे और अगर इंडिया गठबंधन ऐसा कोई प्रस्ताव देता है, क्या ऐसा कोई उलटफेर या ऐसा समीकरण बनते हुए आप देख रहे हैं? देखिए समिता जी, एक तो बीजेपी को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं है जो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सके। तो नीतीश कुमार को अडवाणी भारतीय जनता पार्टी आसानी से नहीं बना सकती, बातें कुछ भी करे और तैयारियां वो यही कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि उनको अडवाणी बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो लेकिन नीतीश कुमार जो है वो अडवाणी नहीं है, तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, नीतीश कुमार तो समिता जी पहले से ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और नरेंद्र मोदी से पहले दावेदार हैं और एनडीए के ही दावेदार थे। 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी विकास का मॉडल जो है सब बिहार का जो है उसका दुहाई दिया करती थी और बताया करती थी कि देखिए नीतीश कुमार ने कैसे बिहार का विकास कर दिया और जो पीएम मटेरियल हैं वो नीतीश कुमार है, ये बीजेपी ही कहा करती थी, कोई और नहीं कहा करता था। और 2014 में जो नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं किया नीतीश कुमार ने, वो इसी के उसके पीछे यही बड़ा कारण था कि जब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अभी तक विकास का मॉडल और पीएम मटेरियल कह रही थी, तो ये बीच में नरेंद्र मोदी कहाँ से टपक पड़े। तो ये दूसरा, इंडिया गठबंधन से जब नीतीश कुमार अलग हुए तो कहा यही गया कि साहब वो चूंकि अध्यक्ष जो थे वो उनको इंडिया गठबंधन का नहीं बनाया गया। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय भी कह दिया था कि पहले भाई हम 272 तो आ जाएं, उसके बाद हम तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, जबकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नाम आगे रखा गया था, जो चीज़ें आई थी, और उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनकार कर दिया था। तो यानी कांग्रेस के सामने ये कोई मजबूरी नहीं है, ये उसकी कोई इच्छा भी नहीं है कि साहब सरकार अगर मोदी जी की हटे तो मतलब कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बने, ऐसी उसकी कोई इच्छा है भी नहीं। अगर नीतीश कुमार की ये इच्छा है कि साहब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कांग्रेस सहर्ष जो है उनको कहेगी ठीक है आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन ये जो अत्याचारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है इसका जाना तय होना चाहिए। पहला लक्ष्य कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का यही है कि अगर नीतीश कुमार के आने से ये सरकार जाती है, नरेंद्र मोदी सत्ता से उतरते हैं, नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ठीक है आप प्रधानमंत्री बनिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाया जाएगा। लेकिन ये सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये हर हाल में जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को बचाना पहला दायित्व जो है तमाम विपक्षी दलों का है और तमाम जनता का भी ये दायित्व है। तो पहला दायित्व ये पूरा करना है कि लोकतंत्र और संविधान बचाया जाए, और वो तभी बचेगा जब नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे। तो इसके लिए कोई भी कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। जैसा कि आपने बताया कि लालू यादव तो पहले भी कह चुके हैं दरवाजे बंद ही कहाँ हैं, तो और भाई बीरेन जो उनके बहुत नज़दीकी समझे आते हैं, उनका भी बयान आ चुका कि अगर वो आना चाहते हैं साथ में आए, हमारे दरवाजे खुले। दरवाजे बंद करने का ऐलान तो बीजेपी ने किया था, अमित शाह ने किया था, और दरवाजे खोलने पड़े। तो इधर तो दरवाजे बंद करने का ऐलान हुआ ही नहीं कभी भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समीकरण एकदम बदले जा सकते हैं, और अगर ये चीज़ होती है तो आरजेडी भी इस पर सहमत हो जाएगी, कांग्रेस भी सहमत होगी, और मोदी जी को सत्ता से हटाने के नाम पर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे वो अपने उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, और एकनाथ शिंदे भी साथ आते हैं, चिराग पासवान भी साथ आते हैं, सब साथ आते हैं, तो ये सब तैयार होंगे। उसके बाद फिर देश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा समिता जी, और नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो इक्वेशन नीतीश कुमार के साथ खराब हुए थे बीजेपी के, वैसे इक्वेशन चंद्रबाबू नायडू के साथ भी खराब हुए थे। हालांकि अब वो दोनों एक साथ हैं, तो अगर नीतीश कुमार अलग होने का फैसला लेते हैं, उनके साथ साथ चिराग पासवान भी अलग होते हैं, एकनाथ शिंदे भी अलग होते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं अगर चंद्रबाबू नायडू भी उसमें उसी तरह से वो कोई फैसला ले लें, क्योंकि जितनी तलखी बीजेपी ने अपने साथियों के साथ वो पहले दिखाई है, और जिस तरह से वो अपने ही साथियों को उनकी जड़ों को काटने का काम करती रही है, इस बात को सभी लोग अच्छे से जानते हैं। सत्ता की मजबूरी में कोई कभी चुप रहता है और कोई कभी वक्त आने पर जवाब देता है, ये बार बार हम देख रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपना जो उनका धैर्य था या वो जो प्रतीक्षा कर रहे थे जवाब देने की, अब वो वक्त जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और ज्यादा नहीं, अब से 13 दिन 14 दिन बाद, यानी हम अनुमान कर सकते हैं कि 14-15 जनवरी के आसपास फिर से नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। और जब मकर संक्रांति का पर्व आता है तो लालू जी के घर पे भी, नीतीश जी के भी घर पे, सबके घर पर जो दही चूड़ा सब लोग खाने पहुंचते हैं, तो वो खाने के साथ साथ और क्या क्या कुछ रणनीतियां वहां पर बनेंगी, इन सब पर अभी से पटना से लेकर दिल्ली तक जो है वो खलबली मची हुई है। और उधर यूपी में लेकर देखें, चाहे मणिपुर में देखें, यानी मोदी के लिए चारों तरफ से मुसीबतें शुरू होती हुई दिख रही हैं। और महाराष्ट्र में भी इस समय हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार घिरी हुई है चारों ओर, और इधर पटना से लेकर दिल्ली तक जो नई खलबली मची है
उसके क्या परिणाम सामने आते हैं नए साल में, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।